कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज जैसे कि हम जाना है कि कोई न कोई चर्चा का विषय तो लेके आवा है, परंतु जो आज का पहला चर्चा का विषय हमारा है वो है मौसम के अनुसार। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो सर्दी तो भाइयों हर जीव ने लग गया है। यूँ कहो कि जो निर्जीव जिसने कहा हम उसने भी सर्दी लग गया है, उसमें भी कोई ना कोई परिवर्तन आ भी जाएगा। तो अपने जो पशुधन है उसने भी खूब सर्दी लगा। तो जो आज की चर्चा पहले हम कर रहे हैं वो है सर्दियों के मौसम में जो पशु है हमारे, उनकी देखभाल हमने किस तरह से करनी। हम जाना है भाइयों कि जो हमारे पशु हैं गर्मी का भी उन पर असर रहा है, सर्दी का भी, बरसात का भी। हमने भाई उनको हर मौसम से बचा के रखना है, और यदि हम नहीं बचा कर रख सके तो हमने नुकसान हो सका है, अपने पशु बीमार हो सका है, दूध उनका कम हो सका है, और किसी भी प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आ जाए। कई बार तो सर्दी का बुखार हो जाए, पशु की मृत्यु तक हो जाए। इसलिए हमने भाइयों सर्दी के मौसम में जैसे जैसे अब तो सर्दी बढ़ती जा रही है तो उनको, अपने पशुओं को बचा के रखना है। उसके लिए क्या करना है? सही प्रबंध करना है, नहीं तो ठंड लगने से हमें नुकसान हो सका है। और विशेष तौर पे बात करें दुधारू पशुओं की, दुधारू पशुओं का जो उत्पादन है यानी कि दूध की मात्रा है, जो दूध हम निकालें उनसे, उस पर तो घना प्रतिकूल असर पड़ जाए कई बार। तो इसलिए सर्दी के इस मौसम में पशुओं की देखभाल बहुत ही जरूरी है। सर्दियों में जो खास तौर पर रात की बात करें, दिन में तो थोड़ी बहुत धूप भी निकला है तो धूप में भी हम पशुओं को बांध सका है, परंतु रात में तो खूब ठंड पड़ेगी। खास तौर पे रात के समय पशुओं को क्या करना है? हमने छत के नीचे बांधना है, यानी कि बाहर नहीं बांधना पशुओं को। और कुछ समय के लिए बाहर रखना हो तो मान ले कई बार देर हो जाए बांधने में, तो उनको अपने जो पुराने कंबल हैं या बोरी वगैरह है उससे पशुओं को अपने को ढक के रखना है। कई बार हवा चला है, कई बार तो दिन में चल जाए, कई बार रात में चल जाएगा, और कई बार भाई लगातार हवा चलती रहा है, बर्फीली हवा चला, उनको हमने रोकना है। उनको रोकने वास्ते क्या करना है? जिस भी पशुशाला में हम पशु बंधा है उस पशुशाला में जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं उनको सारे को एकदम बंद करेंगे तो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एक कमरा हमारे पास छोटा हुआ पशु कहीं हो तो वो उनमें दिक्कत आ सका है। जैसे हवा कम भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ दम घुटन जैसा ना हो। तो हमने खिड़की और दरवाजों पे क्या करना है? तरपाल है या टाट पट्टी है, ये जिस तरह या पर्दे हो पुराने, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टांग देनी है, ताकि जो ठंडी हवा है, बर्फीली हवा है, वो सीधी अंदर न घुसा। इस करके अपने खिड़कियों और दरवाजों को इस तरह से उसको बचाना है। पशु जो घर है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो उसका फर्श है, यानी कि जहाँ पशु खड़े हो रहे हैं, बैठेंगे, वो फर्श भाइयों बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और सूखे के साथ साथ भाइयों क्या हो कि उसके नीचे बिछावन हो,
पुराने यदि पुराना हमारे पास भूसा है या पराली है कटी हुई, काट के भी हम कई बार पशुओं को खिलावा ना, तो इस तरह की कड़बी है कोई, तो उसके नीचे हमने बढ़िया बिछोवन जो है बना देना है और सूखा उसको रखना है फर्श को, ताकि जो बीमारियों के कीटाणु हैं वहाँ पर ना रहें। और उस जो नीचे बिछाया हमने भाइयों उसको रोज़ बदलाव करना है। ये नहीं है कि एक बार बिछा दिया कि कहीं कहीं दिन नहीं, क्योंकि भाइयों रात को पशु उस पर बैठेगा भी, बाथरूम भी उस पर ही करेगा, मलमूत्र भी उस पर त्यागेगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो उसको सवेरे उसको बिल्कुल कमरे को साफ कर देना है। और क्योंकि धूप जब निकलती है, और आजकल ये भी ध्यान रखना भाइयों, जब पशुओं को सवेरे निकाला तो उनको ज़्यादा जल्दी नहीं निकालना, थोड़ा सा देख लें भी ठीक ठाक हो गया, दिन निकल गया या थोड़ी सी धूप निकल गई तो और भी अच्छा है। और क्योंकि फर्श से भी पशुओं को ठंड लगा है, इसलिए बिछावन ना तो गिल्ला होना चाहिए और ना कई दिन का हो, साफ सुथरा हो और अच्छा हो। और दिन में पशुओं को थोड़ा सा धूप में छोड़ दें या बांध दें, रात्रि में फर्श को उसी तरह से बुच्चा तूड़ी बिछा दें। और जो हमारे छोटे कटड़े बछड़ियाँ हैं उनको बिछावन का और विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि भैया उन्होंने सर्दी ज़्यादा लगा है, सर्दी सहन करने की ताकत भी उनमें कम हुआ है, क्योंकि शरीर छोटा है, कमज़ोर है, तो उनका बिछोवन रोज़ बढ़िया करना है, रोज़ बदलना है। जो पशु घर के अंदर है और या आसपास है उसकी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, उसको सफाई रखनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। और रात्रि के समय में इस बात का बिछावन का और सफाई का ध्यान रखें। सर्दियों में एक खान पान की बात आवे भैया, खान पान भी हमने सर्दियों में पशुओं के वास्ते ध्यान देना है, अच्छा रखना है। ऐसी चीज़ों को खिलाना हमने जिससे जो हमारे पशु हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा मिले। ज़्यादा ऊर्जा मतलब जो पहले हम खिलाते थे गर्मियों में उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए ना, और ज़रूरत भी पड़ा है मौसम ऐसे में ज़्यादा ऊर्जा की, इसलिए दाना हमने ज़्यादा देना है। अधिक पानी की जो मात्रा है वो जिस तरह हरे चारे हैं, बरसीम है, ये अकेले नहीं खिलानी, उसमें तूड़ी मिला के खिलानी है, यानी कि सूखा चारा उसके साथ या कड़वी है वो मिला के खिला दें उसको। ये तो मिला के खिलाएंगे तो पशु की जो पानी की वो है वो भी पूरी हो जाएगी कमी, और उसके साथ साथ उसे ताकत भी मिलेगी और पशु का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा। और एक जो पानी पिलाने की बात हम जैसे कर रहे कि पानी पशुओं को हमेशा ताज़ा पिलाना है, ठंडा पानी नहीं पिलाना, क्योंकि ठंडा पानी पिलाने से पशु हमारा बीमार हो सका है, दिक्कत आ सका है उसने। इसलिए ठंडा ताज़ा पानी जो टुंटी से आवा है या ट्यूबवेल से आवा है वो पानी हमने पिलाना है। यदि मानव वायु जरूरत पड़गी, मान ले नहलाने की जरूरत, वैसे तो सर्दियों में कम से कम नहलाना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं नहलाना पशुओं को। तो यदि नहलाना भी है तो तब नहलावा पशुओं ने, एक तो ताज़े पानी से नहलावा, ठंडे पानी से न नहलावा, और दूसरा भैया ये करें कि जो धूप निकल जाए जब, तब यदि पशुओं को साफ़ सुथरे ठंडे पानी से न छोड़ करके ताज़े पानी से नहलाएंगे तो पशुओं का स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ खान पान का तो हमने बात कर ली है, और इसके साथ साथ जैसे गाय है, भैंस है या मुर्गियां हैं हमारी, मुर्गियों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। मुर्गियों में मुर्गी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, पर इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी हुआ है। और सर्दियों में तो आमतौर पर मुर्गी या अंडे बहुत बिका हैं, तो खपत ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मुर्गियों का सर्दियों से बचाव और भी ज़्यादा तरीके से करना है हमने। और मुर्गी घर है जो उसका तापमान बढ़ा के रखना है, तो यदि तापमान कम हो गया तो हम उसमें ऊर्जा यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े बल्ब लगा दें, और उसके जो जहाँ से सीधी आवाज़ आ रही हो उसमें भी पर्दे या ये इस तरह की चीज़ें जो है टांग दें, ताकि उनकी जो गर्माइश बनी रहे। इसी तरह से उनके सर्दियों में उनके जो भोजन है उसका ख्याल रखना है। तो भोजन का ख्याल रखेंगे तो दाना बढ़िया देवेंगे, नीचे से साफ़ सुथरा रखेंगे, और लाइट जो है जला कर रखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी भी उसमें नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा
उसमें यूं भी नहीं लगा कि एक पशु जो हमारे मुर्गी हैं वो उनमें बीमारी आ गई कोई या सर्दी लग गई उन्हें, बीमारियों से भी उनको बचा के रखना है। बार बार डॉक्टर को बुला करके उनका हमने चेकअप करवाना है, ताकि क्योंकि मुर्गियों की जो बीमारी हो है ना भाइयों, तो कई बार तो ऐसा देखने में आवा है कि एक मुर्गी को बीमारी लग गई, बहुत सी मुर्गियों को बीमारी लग जाए, तो इसका हमने ध्यान रखना है। तो उसके वास्ते हमने खान पाने का, जैसे मक्का है, चावल है, उसकी पॉलिश, उसकी मात्रा बढ़ा दें, ऊर्जा जिससे मिले, ऐसे मुर्गियां हैं, चूजे हैं, उनको ध्यान रखें उसका, उस पर जो सर्दी है उसका जो है कुप्रभाव ना पड़े, विटामिन बी कम्प्लेक्स समय समय पर उनको देवें। तो इन सारी बातों का यदि हम भाई ध्यान रखेंगे तो हमारे जो पशु है, हमारे जो पशुधन है, चाहे वो गाय भैंस कटड़े बछड़े हों या मुर्गियां हों या भेड़ बकरियां हों, वो जो है हमने ज़्यादा लाभ देंगे। और विशेष तौर पे हम देखा कि जो दुधारू पशु हैं उनका तो हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ताकि उनकी जो दूध की मात्रा जो है वो कम ना हो। तो अब सुन लें भाई यो लोकगीत पहला, और फिर करेंगे हम अगली चर्चा। नाम पड़ते जैसे बूंद साड़ के जड़ में, और जिस दम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, नाम ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के जड़ में, जिस दम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, जिस दम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में। और काशी के माँ करया गुजारा, घर और बार छूट के, एक दिन माया बाकी थी उन्हें ले गया नाग लूट के, कोई घड़ी में तेरी माँ मर लेगी शरण कूट कूट के, और कद की बातें देख रही रे बेटा, कद माता के उठ के, कद की बाट देख रही रे बेटा, माता के उठ के, और मोती पड़ जा तारा टूट के, मोती पड़ जा तारा टूट के, जोर करे थलड़ी में, सदम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, नाम ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के धड़ी में, काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में, सदम ते माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में। काशी कह मकरिया गुजारा, दिन आंगलिया गिण के, तेरा पता भी के जीवेगा तेरे मरे की सुन के, और नस नस के माँ जहर फैल गया किसा लकड़ हो गया तड़ी के, दुनिया तन्ने मारेगी तन बेटा खालिया झड़क, दुनिया तने मारेगी बेटा खालिया झड़क, और काल बली ने सुआ बनके, काल बली ने सुआ बनके, इस चोट मार दी गाड़ी में, सदम थे माँ काया करे था सांस
बाता कह के बोलन का ढंग सौ सौ कोस पर से कोई घड़ी में त्रिमा मर लेगी रोए मैं नहीं सर से तेरा पिता भी काले के घर कर्ज का डंडे भारे से और घर पे चले तीन परनी एकली जान डर से घर पे चले तीन परनी एकली जान डर से और उठ बेटा माला डकर से उठ बेटा माला डकर तेरा गोटा ला ककड़ी में सदमत माँ माया करता सास नहीं तेरे धड़े में तेरे नाम ते आंसू पड़ते बूंद सा डके धड़े माया करता सास नहीं तेरे धड़े में और जिस दमत माँ माया करता सास नहीं तेरे धड़े में कित जन्म्या कित फूल बखेर कित इसकी निंदरा सोवे देख कवर तेरे जमान आली अपनी जिंदगानी न खोवे और सपने में भी इतनी पैड़ा न मुद्दी पड़ पड़ टोवे श्री लक्ष्मी चंद सत्य करू गना खूने दाग जगर के दोवे लक्ष्मी चंदी सत्य दाग जगर के दोवे जैसे साहूकार मार न रोवे साहूकार मार न रोवे नको लगे कि जड़ में सदमत मां माया करता सास नहीं तेरे धड़े में तेरे नाम आंसू पड़ते बूंद सा डके जड़ में सदमत माँ दया करता सास नहीं तेरे धड़े में तेरे सदम लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो
अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और भैया जो लोकगीत हमने अभी सुना था वो गाँवी कलाकार थे रणवीर व साथी। और ये बात कर रहे हैं भैया मौसम और कल के कार्यक्रम की। मौसम में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कोहरा छाए रहने की संभावना है भैया। और कल हम किसान वाणी कार्यक्रम में जो चर्चा के विषय लेके आ रहे हैं, एक विषय तो है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में सावधानियां, और दूसरा विषय रहेगा भैया आज की नसीहत के अंतर्गत फसलों का चूहों से बचाव कैसे करें। और भैया ईब जैसे हम बात कर रहे थे, अभी एक और चर्चा हमने करनी है, और वो चर्चा है प्याज की नर्सरी तैयार करने में सावधानी। इस बारे में हम जाना है भैया कि जो प्याज है एक महत्वपूर्ण सब्जी और मसाले की फसल है। इसमें भैया प्रोटीन और विटामिन बहुत काफ़ी मात्रा में है सब्जी में, और अनेक प्रकार के जो औषधीय गुण है इसमें पाए जाते हैं। इससे न हम अचार बनाने में, सलाद बनाने में, सूप तैयार करने में प्रयोग कर सका है। ये भी हम जाना है कि जो अपना देश है इसमें लगभग सारी जगह हम प्याज उगा सका है, पर जो विशेष ज़्यादा प्याज हुआ है जहाँ पर वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु और इसके साथ बिहार, ये ज़्यादा प्याज उत्पादन के राज्य हैं और बहुत ही बढ़िया यह फसल है। आमतौर पे देखा है भी हम जो प्याज है ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन भैया हम इसने खरीफ में भी उगा सका है। प्याज की उन्नत किस्में यदि हम बात करें तो वो है हिसार नंबर 2, पूसा रेड, हिसार प्याज 3, हिसार प्याज 4। ये रबी की मौसम में हम लगा सकें न।
और पहले पौध नर्सरी के रूप में तैयार करा है और फिर उसकी रोपाई करा है। और पौध तैयार करने में अच्छी सावधानी बरतेंगे तो हमारी जो पौध है वो भी बढ़िया रहेगी, और जब नर्सरी बढ़िया होगी तो हमारा जो पौधा है या फसल है वो भी अच्छी रहेगी। 4-5 किलोग्राम एक बीज ले लें 1 किले वास्ते, और उसको कतारों में 4 से 5 सेंटीमीटर के फासले पर लगाना है। नर्सरी तैयार करने वास्ते हमने जहाँ जमीन ले ली है, जमीन में भूमि में 2 जुताई करके समतल बना दें, उसकी क्यारियाँ बना ले, सिंचाई की नालियाँ बना दें, और क्यारियों की जो चौड़ाई है लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रखें। और इसी तरह लंबाई की बात है, सुविधा अनुसार रख लें। 1 किले में लगभग हम 50 से 60 क्यारियाँ बना सका हैं। बिजाई से पहले बीज को उपचारित कर दें। थायरम बीज 2-3 ग्राम 1 किलो के हिसाब से हम जाना है, बार बार इस बात में भी दोहरा है। नर्सरी के वास्ते जो हमने जमीन ली थी, इसी दवा से उसको भी 4-5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से उसने भी हम उपचारित कर सका है। बिजाई के पश्चात बीज को अच्छी प्रकार से ढक दें, गोबर की खाद से या छनी बारीक खाद से, सड़ी गली से। इसके बाद फुहारे की मदद से उसको बार बार हम पानी देते रहें, और बीज जो है वही जो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। तो जब बीज अंकुरित हो जाएगा फिर उसमें देखा कि कितना बड़ा हो गया है, फिर पौधे को जल्दी उसको व्यवस्थित कर दे, रोपाई कर दे, उसमें फूल डंठल निकलने शुरू हो जाएंगे। या नई फसल रोपाई वास्ते हमने इस टाइम जो समय चल रहा है दिसंबर से मध्य जनवरी तक तैयार हो जानी चाहिए। पौधे की रोपाई करते समय कतारों की दूरी 10-15 सेंटीमीटर और कतार से पौधे की दूरी लगभग 10-15 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। और इसमें ये बात का जरूर ध्यान रखें भाइयों कि हमने जो वो तैयार की है प्याज की नर्सरी, उसमें हल्की हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई से वो जो पनीरी का फुटाव है वो खराब हो सका है। तो इस तरह से जो जितनी भी सावधानियों का हमने जिक्र करा है, सावधानी से यदि प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे तो हम प्याज की अच्छी फसल जो है ले सकेंगे। और भाइयों कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।